सो वेलकम बैक। क्या है अपने चैप्टर का नाम बच्चों? क्या नाम है चैप्टर का? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी। कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अभी? स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इस एनर्जी के डेरिवेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है इसके फॉर्मूले को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसके 2-3 केसेस है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे हार्डनेस, ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रिक्शन, और उसके थोड़े टाइप है। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज क्या है? ट्यूसडे है ना, तो मोस्टली कल ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास 1-2 दिन जो मिलेंगे उसमें हम लोग इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब टेस्टची रिव्हिजन घ्या असं म्हण, कारण मी चॅप्टर शिकून झालंय। बाळा, ते चॅप्टरच तेवढं मोठं आहे। ओके, चलो करने का स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी है क्या? चलेगा? देखो, किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर हम लोग एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो कुछ केस में, हर बार तो नहीं बोल सकते, कुछ केस में वो जो तुम वर्क करते हो वो करने के लिए तुमने जो भी एनर्जी दिया वो एनर्जी कहीं पे ना कहीं पे स्टोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्प्रिंग लिया, ओके, और इस स्प्रिंग को हम लोगों ने कुछ फोर्स लगा के नीचे खींचा। इससे क्या होगा? स्प्रिंग तुम्हारी थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, इस सिचुएशन में आएगी। क्या तुम लोगों ने स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाने के लिए या स्प्रिंग को खींचने के लिए कुछ एनर्जी दी? आया ना? यानी कि तुमने कुछ ना कुछ काम यहाँ पे किया है, जितना भी तुमने एनर्जी स्पेंड किया उतना वर्क किया। अब मुझे बताओ कि ये वर्क जो तुमने किया था या ये एनर्जी जो तुमने स्पेंड की थी वो गई किधर? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो टेक्निकली स्पीकिंग तुम्हारा जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ। अगर तुम इस कंडीशन में जहाँ पे तुमने उसको स्ट्रेच करके रखा है छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस चला जाएगा। वो वापस जाने के लिए उसको जो एनर्जी लगा वो कहाँ से आया? वो नेचुरली जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर था उसी एनर्जी से ये वापस गया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ज़मीन से इसे कुछ हाइट तक ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ये करने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ता है। जो एनर्जी मैं देता हूँ वो जाता कहाँ पे है? वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी तरह से अगर आप किसी रॉड को या किसी वायर को खींच रहे हो, आप कुछ फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, मान लो कुछ रॉड जो था उसका ओरिजिनल लेंथ ऐसा था, आपने थोड़ा फोर्स लगाया और उसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ के मान लो इतनी हो गई। ओके, ये करने के लिए क्या तुमने कुछ एनर्जी स्पेंड किया? डेफिनेटली एनर्जी स्पेंड किया। ये जो एनर्जी तुमने स्पेंड किया ये एनर्जी गया किधर? तो ये इस वायर के अंदर स्टोर हुआ है। जिस वक्त तुम ये नीचे वाला लोड हटा लेते हो उसी एनर्जी का यूज़ करके वो अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस चला जाता है। ये जो एनर्जी स्टोर हो जाता है इसके अंदर, उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्या बोलते हैं उस एनर्जी को? बोलो, स्ट्रेन एनर्जी। और ये स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है? दिस स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क यू डन, तुमने किया हुआ वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला क्या, वर्क कैसे निकाले? तो मैंने तुमको इसके पहले वाले लेक्चर में भी वर्क के लिए 2-3 फॉर्मूले बताए थे। अगर आपको याद है वर्क कौन से सिचुएशन में कैसे निकालने का, ये मैं तुमको समझा चुका हूँ। होप यहाँ पे कहीं पे होगा भी, देखो तुम्हारे सामने ही है। कैन यू सी दिस? याद है तुमको कैसे निकालते वर्क? बताओ मुझे, वर्क के फॉर्मूले क्या है? सबसे बेसिक वाला ये फॉर्मूला था। ये कब यूज होता है बच्चों, बताओ तो सही? व्हेन यू आर अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स इन अ
डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो तुम्हारा फोर्स किसी अलग डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या है, ये देखो, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। वैसे देखा जाए तो सेकंड फॉर्मूला पहले फॉर्मूले का ज़्यादा जनरल फॉर्म है, तो आप ये एक ही फॉर्मूला याद रखते हो फिर भी काफ़ी है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जिस जर्नी में तुम लोग बेटा बातें करने नहीं होते, एक तो लेट आते हो ऊपर से बातें करते हो, बेशरम। नाही बोलायचं, तर सांगायचं कळत नाही तुला, लेक्चर चालू आहे बडबड करतेस। तीसरी जो केस है, या आप दूसरी बोल सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कौन है बोलो, वेरिएबल, फोर्स बदल रहा है। और अगर फोर्स बदल रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, बहुत छोटा इंटरवल लेते हैं। हम जानते हैं कि जो फोर्स पूरे इंटरवल में बदल रहा है, छोटे इंटरवल में क्या हो जाएगा बच्चों, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा जो फोर्स है उस फोर्स को मैंने लिखा स्मॉल एफ, जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है उसको ds लिखा, जो छोटा वर्क हुआ उसको मैंने dw लिखा। इस केस में जो तुम्हारा वर्क है वो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो छोटा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू ds, लेकिन मुझे तो टोटल वर्क निकालना है, तो ऐसे कई छोटे 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 वर्क तुम निकालोगे और उन सारे वर्क्स की क्या करोगे बोलो, सम करोगे, तो वो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा टोटल वर्क मिलेगा। उसको तुम बाउंड्री डालोगे, कहाँ से लेके कहाँ तक तुमको ये वर्क करना है, चलेगा? किसी को डाउट है इसमें? सो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर बाउंड टू अपर बाउंड एफ बार डॉट डी एस बार। अब जब मैं तुम्हें पूछता हूँ कि बेटा बोलो वर्क डन निकालना है, तो तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो वर्क कौन से फोर्स की वजह से हो रहा है। अगर कांस्टेंट फोर्स की वजह से हो रहा है तो मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और अगर वेरिएबल फोर्स की वजह से हो रहा है तो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। समझा? इसके लिए तुम्हें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फोर्स कांस्टेंट है या फोर्स वेरिएबल है। समझा बच्चों? तो चलो वापस आते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग स्ट्रेन एनर्जी। मैंने अभी अभी आपको बताया स्ट्रेन एनर्जी क्या है। जब भी आप किसी रॉड के ऊपर फोर्स लगाते हो, रॉड या जो भी वायर है वो अपने ओरिजिनल लेंथ से उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये जो लेंथ बढ़ने के लिए तुमने एनर्जी स्पेंड किया, ये उसी रॉड के अंदर, उसी वायर के अंदर स्टोर हो जाता है। इस एनर्जी को अपन बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्प्रिंग के लिए भी एग्जांपल आपको बताया कि कोई स्प्रिंग है, तुम स्प्रिंग को फोर्स लगा के खींचते हो तो स्प्रिंग की लेंथ भी बढ़ जाती है। ये लेंथ बढ़ाने के लिए तुमने जो एनर्जी स्पेंड किया वही उसके अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। सो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? एनर्जी stored inside the body when some strain is produced। जब भी किसी बॉडी के अंदर तुम किसी भी तरह का स्ट्रेन तैयार करते हो, स्ट्रेन जानते हो ना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इस क्वांटिटी को अपन स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेन क्या है? बॉडी का साइज या शेप बदलना। तो तुमने बॉडी का साइज बदला, तुमने बॉडी का शेप बदला, तो साइज या शेप बदलने के लिए तुमने जो एनर्जी खर्चा किया वो उसी बॉडी के अंदर स्टोर हो चुका है। इसी एनर्जी का नाम क्या है? तुम्हारा स्ट्रेन एनर्जी है। तो जैसे तुमने स्प्रिंग को खींचा तो क्या बदला, बॉडी का साइज बदल गया, स्ट्रेन अरे बदला कि नहीं बदला? तो इस केस में तुम्हारा एनर्जी किस में स्टोर हुआ? उस स्प्रिंग में। तुम छोड़ दो, उसी एनर्जी से स्प्रिंग वापस जाता है। तुमने किसी रॉड को कोई वजन लटकाया, रॉड की लेंथ बदल गई, यहाँ पे भी क्या बदला, उसका साइज बदल गया। इस केस में भी तुमने जो एनर्जी दिया वो कहाँ पे स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। याद रखोगे पक्का? तो चलो बताओ मुझे, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? Energy stored in the form of, energy stored in the form of in the body where some strain is produced. For example, for a rod, if we increase the length, then energy utilized to increase that length is stored inside that wire or rod in the form of strain energy. तो मैं एग्जाम्पल वापस वही बोलूँगा कि एक कोई रॉड है, ये जो तुम्हारा रॉड है, ये मान लो रॉड की कुछ तो इनिशियल लेंथ है, तुमने रॉड को क्या किया, नीचे वजन लटकाया, उससे तुम्हारा जो रॉड है उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों? बढ़ गई। चलो इमेजिन करो उसकी लेंथ इतनी बढ़ गई। ओके, यहाँ पे लेंथ कुछ भी नहीं बढ़ी थी, यहाँ पे बंद के L हो गई, तो 0 to L रॉड की लेंथ बढ़ी। ओरिजिनल लेंथ जो थी रॉड की वो थी सपोज कैपिटल F। इस केस में रॉड की लेंथ जिस भी नंबर से बड़ी है, क्या है वो तो नंबर तुम्हारा बाय द वे
स्मॉल एल से बड़ी। कैन यू सी दिस? इसको बढ़ाने के लिए तुमने फोर्स लगाया। अब तुमने जो फोर्स लगाया था यहाँ पे आते आते वो फोर्स कितना हो गया, इसको समझो। ये थोड़ा सा अजीब चीज़ है लेकिन समझना ज़रूरी है। ओके, एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो तुमने बाइक चालू किया, कोई बाइक चला रहे हो तुम लोग, ओके, और तुम्हारा बाइक चालू होने के बाद मान लो 5 सेकंड के बाद तुम्हारे गाड़ी के स्पीडोमीटर पे 40 मीटर का दिख रहा है, 40 मीटर पर सेकंड या 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ तो दिख रहा है। मान लो एक नंबर दिख रहा है। मैं तुम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा गाड़ी का स्पीड डायरेक्ट 40 हुआ कि 0 से 40 बढ़ा? तुम गाड़ी कैसे भी, कितनी भी भारी वाली गाड़ी रहो, तुम चालू करोगे, बरोबर है, तो इसका इनिशियल स्पीड 0 ही होगा। और 0 से तुम जिस नंबर तक पहुंचे हो, मान लो 40 पे तुमने कांस्टेंट रखा, तो 0 to 40 स्टेप्स में बढ़ेगा। हो सकता है ये स्टेप्स इतनी कम टाइम में हो गई कि हमको रियलाइज ही ना हो सकता है ये सारा जो कार्यक्रम हुआ वो 2 सेकंड में हो गया। तो 2 सेकंड में स्पीड 0 से 40 होने की वजह से हमको क्या लगा कि स्पीड डायरेक्ट 40 हो गया, लेकिन वो डायरेक्ट 40 कभी होता ही नहीं है। वो 0 से 40 होने के लिए कुछ टाइम लेता है, हालांकि टाइम इतना छोटा है कि हम उसको समझ नहीं पाए। समझ में आ रहा है? उसी तरह से मान लो मैंने कोई रॉड लिया, अब इस रॉड को मैंने ना 10 किलो वजन अटैच कर दिया। कितना वजन अटैच कर दिया? मान लो नीचे 10 किलो वजन अटैच कर लिया, या मान लो मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ये 10 न्यूटन अप्लाई किया हुआ फोर्स की वजह से वो रॉड मान लो इतना खींच के यहाँ पे चला गया। अब किसी बच्चे को लगेगा कि तुम्हारे इस रॉड के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स एक साथ अप्लाई हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक साथ अप्लाई नहीं होता, वो 0 से 10 तक बढ़ता है। वो 0 से 10 तक क्या होता है? बढ़ता है। जब 0 फोर्स एक्ट होता है तो वो रॉड की लेंथ बड़ी ही नहीं रहती, 0 फोर्स के वक्त उसका लेंथ 0 ही होता है। जैसे जैसे फोर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है, वैसे वैसे उसकी लेंथ बढ़ती है। जब तुम्हारा फोर्स पूरा 10 हो जाएगा तो उसकी लेंथ जितनी मैक्सिमम बढ़ना पॉसिबल थी उतनी बढ़ गई। तो जैसे फोर्स 0 से 10 न्यूटन हुआ, लेंथ मान लो 0 से लेके मान लो 2 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो 2 से 2 सेंटीमीटर तक बढ़ी। समझते कमाल का है मैंने इससे? पक्का। और ये प्रोसेस इतने कम समय में होगा। मान लो ये पूरा प्रोसेस होने के लिए 1 सेकेंड टाइम लगा, तो हमको लगेगा ही नहीं। हमको तो एक साथ लगेगा कि पूरा 10 न्यूटन फोर्स एक साथ लग गया, पूरी 2 सेंटीमीटर लेंथ एक साथ बढ़ गई। लेकिन 2 सेंटीमीटर लेंथ बहुत, अगर तुम मान लो कोई स्लो मोशन वाला कैमरा देखोगे तो देखोगे कि 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर धीरे 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 बढ़ रही थी, बढ़े कि नहीं? जो घटना 2 सेकंड में घटी, तुम उसको स्लो मोशन में लेके जाओ और मान लो उसको तुम 1 घंटा देखो, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ जब 1 घंटे में तुमको बढ़ते हुए दिखेगी तो कितना स्लो दिखेगा। सो यू कैन रियलाइज कि दिस हैपन एक्चुअली इन अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स। हालांकि टाइम बहुत छोटा होने की वजह से हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। तो मुझे बताओ तुम बच्चों, सोच के जवाब दो, लेंथ पहले कितनी थी तुम्हारी रॉड की? 0। तुम्हारे फोर्स लगाने की वजह से कितना हो गया? L। तो क्या तुम्हारा फोर्स डायरेक्ट F लग गया? तो आंसर है ना। ये तुम्हारा लेंथ है, ओके, और ये तुम्हारा फोर्स है। फोर्स 0 से लेके मान लो कैपिटल F तक बढ़ा। फोर्स 0 से लेके कहाँ तक बढ़ा बच्चों? कैपिटल F तक बढ़ा। तो ये जो लेंथ बढ़ रही थी, एक सर्टन सिचुएशन में मान लो तुम इस किसी तो पॉइंट पे हो, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, इसको मैंने x मान लिया, और यहाँ पे जो कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा था उसको मैंने F मान लिया, स्मॉल f। यहाँ तक समझा? अगर मैं तुमको पूछूं कि ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू एज लो एज 0 है, 0 से स्टार्ट होती है, और एज हाई एज यल है। तो x एक नंबर है जो 0 से लेके यल तक कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई रॉड है, उसकी लेंथ 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक बढ़ी, तो किसी भी एक सर्टन इंटरवल को उसकी जो लेंथ होगी एक सर्टन टाइम को, तुम इमेजिन करो कि ऐसा तुमने वजन लटकाया जिसमें तुमने हाथ में पकड़ के रखा है, जिस वक्त पकड़ के रखा है फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तब कितना फोर्स है रॉड के ऊपर? 0। जैसे ही छोड़ोगे तो वो उसको नीचे खींचना शुरू हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस मान लो 2 सेकंड चल रही थी, तुमने एक फोटो निकाला। अब जब तुम फोटोग्राफ निकालोगे तो उस फोटो में ये रॉड किसी भी एक आधे स्टेज में दिखेगा, 0 से L की और किसी भी एक आधे जगह पे रहेगा। मान लो जैसे तुमने वजन छोड़ा, लेंथ कितनी थी? 0 थी, फोर्स कितना एक्ट हो रहा था? 0 था। उस मोमेंट से लेके तुम्हारा लेंथ बढ़ के मान लो 2 सेंटीमीटर हो गया, फोर्स बढ़ के मान लो 10 न्यूटन हो गया। लेकिन जब तुम फोटो निकालोगे बीच में खिचक ऐसा, उस पूरे टाइम में ये जो घटना है 2 मिनट में घटी, या मान लो थोड़ा बड़ा टाइम ले रहा हो तो मैं मान लो ये पूरी घटना घटने को 2 मिनट लगे। एक्चुअली 2 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है, तो लेकिन 2 मिनट के किसी भी टाइम में जब मैं फोटो निकालूंगा, फोटो निकालने के लिए तो कुछ मिली सेकंड लगेगा। उस वक्त हो सकता है कि मेरा रॉड किसी इस जगह तक आ चुका हो, यानी कि उसकी जो लेंथ बढ़ी है वो 100, ओके, और वो जो फोर्स लग रहा है वो मान लो स्मॉल एफ हो,
अब ये जो फोटो है तुमने कहाँ पे निकाला उसके ऊपर डिपेंड है कि एक्स की वैल्यू कितनी है। हो सकता है 0 हो सकता है 2 सेंटीमीटर, हो सकता है 0 और 2 सेंटीमीटर के बीच का कोई भी नंबर है। उसी तरह से यह तुम्हारा हो सकता है 0 हो सकता है 10 न्यूटन हो सकता है, दोनों के बीच का कुछ भी नंबर है। तो व्हाट इज योर एक्स? इट इज इन बिटवीन 0 एंड एल। एंड व्हाट इज योर एफ? इट इज इन बिटवीन 0 एंड कैपिटल एफ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो फार जो भी मैंने बताया वो तुमको समझा है। ओके तो हम लोग एक घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक रॉड हमने लिया, इस रॉड को हम लोगों ने एक नीचे वजन अटैच कर दिया। इस वजन की वजह से रॉड का लेंथ क्या हो रहा है बच्चों? जल्दी बोलो ना। रॉड का लेंथ क्या हो रहा है तुम्हारा? बढ़ रहा है। अभी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ओके और जो लेंथ बढ़ा है तुम्हारा रॉड का, जो रॉड का लेंथ तुम्हारा बड़ा है वो 0 से लेके कहाँ तक बढ़ा? L तक। जो फोर्स उस रॉड के ऊपर लगा वो 0 से लेके कैपिटल F तक बढ़ा। इन बिटवीन मैंने एक इंटरवल ले लिया जहाँ पे उसका लेंथ कितना था? बोलो कितना बढ़ के कितना हो गया था? स्मॉल x। और उसका जो फोर्स था उस पर्टिकुलर पॉइंट को था F। चलेगा? यहाँ तक किसी को डाउट है? मुझे क्या निकालना है? स्ट्रेन एनर्जी। ओके क्या निकालना है? स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। अब मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? मैंने स्ट्रेन एनर्जी समझा है तुमको क्या है स्ट्रेन एनर्जी। जब तुम ये काम करते हो, फोर्स लगा के उसको नीचे खींचते हो, तो ये करने के लिए तुमने कुछ एनर्जी दिया कि नहीं दिया? तुमने कुछ वर्क किया कि नहीं किया? किया? मैं जो पूछ रहा हूं उसका तो जवाब पहले दो। तुमने ये करने के लिए एनर्जी खर्चा किया कि नहीं किया? किधर गया तुम्हारा एनर्जी? वेस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही स्टोर हो गया। तो स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट? वर्क डन। अब वर्क डन के तुम्हारे पास कितने फॉर्मूले हैं? 2। कौन कौन से बताओ? अभी अभी समझा ना मैंने तुम्हारे पास। वर्क डन के फॉर्मूले कितने तुम्हारे पास? 2 है। यस कौन से फॉर्मूले? ये 2 बरोबर। कौन सा वापरने का? ये फार्मूला कब वापरने का? जब फोर्स कांस्टेंट है। और ये फार्मूला कब वापरने का? जब फोर्स वेरिएबल है। अब मुझे बताओ तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? याद करो। 2 फार्मूले हैं तुम्हारे पास। ये कब वापरने का? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। ये कब वापरने का? व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। अब तुम तुम्हारी इस केस को देखो और अच्छे बच्चों की तरह मुझे बताओ, योर फोर्स इज कांस्टेंट और योर फोर्स इज वेरिएबल। Your force is constant or your force is variable? It is variable. It increase from 0 to F. तो 0 से लेके F तक फोर्स का वैल्यू बदल रहा है, यानी कि फोर्स हमारा कौन सा है? वेरिएबल। तो वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन। बोलो। और छोटा छोटा वर्क। छोटा वर्क कहाँ से कहाँ तक करोगे तुम लोग? यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए। कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके L तक। ये समझा क्या? ओए बच्चों, अरे समझा क्या नहीं? दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 0 से लेके L तक। बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या है? F बार डॉट, यहाँ पे S की जगह पे मैं X लिख रहा हूँ तो dx बार। क्या किसी को इसमें कोई शक, कोई परेशानी? ओके अब इसके आगे क्या? इसके आगे तुम्हारा मैथमेटिक्स जो बोलता है वो चुपचाप करने का। 0 to L F बार डॉट dx बार। A बार डॉट B बार का कोई फॉर्मूला जानता है? ओ रमेश बाबू, अरे बताओ क्या है? A B cos ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या आएगा? F इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ व्हाट इज द एंगल बिटवीन F एंड dx। dx यानी कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा लेंथ बढ़ रहा है, तो रॉड नीचे आ रहा है तो x नीचे जा रहा है। F यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा ये भी नीचे ही है। तो व्हाट इज, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो रॉड की लेंथ उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है क्या? अबे तुम रॉड को नीचे ही खींच रहे हो ना, तो x भी नीचे F भी नीचे। व्हाट इज एंगल बिटवीन F एंड x? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 0? 1। तो 0 to L F इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई परेशानी, कोई टेंशन? अब इसके आगे तुम्हें आना चाहिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक सीधा लॉ है बच्चों। ये एक म्यान है मान लो, और जैसे एक म्यान में एक साथ 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे एक इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल एक साथ नहीं रह सकते। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू बदल रही है। अब मुझे बताओ ये जो 2 लोग है F, क्या F तुम्हारा वेरिएबल क्वांटिटी है? हाँ सर। 0 से लेके कैपिटल F तक उसकी वैल्यू बदल रही है, तो ये वेरिएबल है सर। अरे कि नहीं? खुद ही बताता हूँ खुद को। अच्छा क्या x तुम्हारा वेरिएबल है? हाँ सर। इसकी वैल्यू 0 से लेके L तक बदल रही है, तो ये भी वेरिएबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तुम्हारे पास एक साथ कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या बोलता है? एक साथ कितना वेरिएबल होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल नहीं रह सकते। तो इट इज योर टास्क टू कन्वर्ट F इंटू एक्स या x इंटू F।
किसी को भी किस में कन्वर्ट करो चलता है, मैथमेटिक्स आपको दोनों अलाउड करता है, आपने सोचने का कौन सा इजी जाएगा। तो अब मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ एफ को एक्स में या एक्स को एफ में। कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए तुम्हें उनके बीच का नाता पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि ए को बी में कन्वर्ट करो या बी को ए में कन्वर्ट करो, तो ए और बी के बीच में क्या नाता है वो पता तो होना चाहिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफ एंड एक्स। कैसे ढूंढ सकते हो? कौन मुझे बताएगा? जो तुमने फोर्स अप्लाई किया किसी भी रॉड को और जो उसकी लेंथ बढ़ रही है, ये तुम्हें किसके बात में नाता बताता है? फोर्स से हमें मिलता है स्ट्रेस, क्योंकि वो होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और एक्स यानी कि कितना लेंथ बढ़ा, इससे मिलता है हमें स्ट्रेन, क्योंकि होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बराबर है कि नहीं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और इन दोनों को बाइंड करता है आपस में यंग्स मॉडुलस। तो मैंने शुरुआत करनी चाहिए अपने डेरिवेशन की यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला है तुम्हारा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, हाँ, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके आगे फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन, बोलो जल्दी से, ओरिजिनल लेंथ। अगर सिंप्लीफाई करो तो एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। जानते हो प्यारे बच्चों? अरे हाँ या ना? अब ये जो कंडीशन हमारी घट रही है वो मेरे प्यारे बच्चों लिखो मत, समझ लो, ध्यान दो, बरोबर है कि नहीं? देखो, हर चीज करने के पीछे की वजह होती है। तुम ये डेरिवेशन देखोगे किताब में, शुरुआत उन्होंने डायरेक्ट यंग्स मॉडुलस से की है, लेकिन यंग्स मॉडुलस लिया क्यों? ये अपने आप में समझना एक लॉजिक है, एक नॉलेज। ऐसे ही नहीं लिया हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस। ओके, ये समझा है सबको? एफ का फॉर्मूला समझा। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यंग्स मॉडुलस का, ये लिखा गया है इस सिचुएशन के लिए, इस पॉइंट के लिए। कैन यू सी दिस? इस पॉइंट के लिए जो कि एंड पॉइंट है। क्या यंग्स मॉडुलस एक कांस्टेंट नंबर है? हाँ, इट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने बोला है ना, उनका रेशियो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम रखा है बाय द वे यंग्स मॉडुलस। तो इसका मतलब तुम लोग ये इस सिचुएशन को लिखोगे फिर भी वही आएगा। तो मैंने यंग्स मॉडुलस इस एंड को लिखने के बजाय बीच वाले इस पॉइंट के लिए लिखने का डिसाइड किया। तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, इस पर्टिकुलर जो मैं बीच की जगह बोल रहा हूं, यहां पे जो तुम्हारा फोर्स है वो तुमने स्मॉल एफ लिख के रखा है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इत्तेफाक से वो उतना ही रहेगा जितना था, ओके, इनटू ओरिजिनल लेंथ भी जितनी थी उतनी ही रहेगी। और इस जगह पे जो तुम्हारा लेंथ इंक्रीज हो गया वो स्मॉल एक्स है। तो मैंने यंग्स मॉडुलस का एक ही फॉर्मूला दो जगह के लिए लिख के रखा है। कौन से दो जगह पे? एक मैंने एंड के लिए लिखा, एक मैंने मिड पॉइंट के लिए लिखा। क्या बोला मैंने तुमको, समझा क्या? बताओ मुझे। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जब तुम इस पोजीशन के लिए लिखोगे तो फॉर्मूला क्या है यंग्स मॉडुलस का? ये तुम्हारा फॉर्मूला है ना, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया इज टू चेंज इन लेंथ अपॉन, सॉरी, ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ। अब जब मैं इस फॉर्मूले को इस जगह के लिए लिख रहा हूं तो फोर्स कितना लगा? टोटल फोर्स लगा कैपिटल एफ। किस एरिया पे लगा? ये एरिया पे लगा, कैपिटल ए। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? कैपिटल एल थी। लेंथ बड़ी कितनी थी? स्मॉल एल से बड़ी थी। समझ में आ रहा है? वही फॉर्मूला मैंने वहां से हटाया और मैंने बोला यार सेम फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का ये बीच वाले सिचुएशन के लिए लिखो। लेकिन ये जो बीच वाला सिचुएशन है वहां पे फोर्स कितना है? स्मॉल एफ है। वहां पे लेंथ बड़ी कितनी है? स्मॉल एक्स से बड़ी है। हालांकि एरिया और ओरिजिनल लेंथ है उतनी ही है। तो यही फॉर्मूला मैंने स्मॉल एफ के लिए भी लिख दिया। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, काहे कर रहे हो सर आप ऐसा? हाँ, काहे? आपको कोई काम नहीं है का? तो मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको इमीडिएटली स्मॉल एफ और स्मॉल एक्स के बीच का रिलेशन मिल गया। जो मिड पॉइंट को जो फोर्स लगा था एफ और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था एक्स, या जो लेंथ इंक्रीज हो गई थी एक्स, इनके बीच का नाता मिल गया। इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि स्मॉल एफ इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एल। इस फॉर्मूले से लिखा, कोई दिक्कत नहीं है ना? सबको शिफ्ट कर दिया। क्यों लिखा? मेरे दिमाग में फर्क पड़ा था, ऐसा ही मेरे को कुछ भी करने की इच्छा हुई? अबे बोलो ना, मेरा डेरिवेशन मेरे को चीख चीख के बोल रहा है कि सर जी एफ को एक्स में कन्वर्ट करो। जैसे आप एफ को एक्स में कन्वर्ट कर दोगे, इंटीग्रेशन साइन के अंदर एक ही वेरिएबल बचेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एफ का फॉर्मूला देखो, वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय एल, और यहां पे लिखो वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय एल इंटू डी एक्स। और देखो बच्चों, खुशियां मनाने का मौका आ चुका है।
यहाँ पे रावण मर चुका है और जीत हो चुकी है, दशहरा मना सकते हो तुम। मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले के इस स्टेप को देखो। देखो मैं तुमको वापस समझाता हूँ। जिस बंदे का फिजिक्स लॉजिकली क्लियर होगा उसको हर स्टेप क्यों की है वो समझेगा, और उस केस के बाद तुमको रट्टा मार के चीज़ों को याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसा ही उठपटांग सा कुछ भी फिजिक्स में नहीं करते। क्या किया मैंने, एफ की वैल्यू पुट की, क्योंकि इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल थे। कौन था, एफ और एक्स दोनों बदल रहे थे। एक्स बदल रहा था कहाँ से कहाँ तक बोलो तो 0 से लेके एल तक, और एफ बदल रहा था 0 से लेके कैपिटल एफ तक। समझ में आ रहा है, दोनों वेरिएबल थे, मैंने दोनों में से एक वेरिएबल कन्वर्ट कर दिया। जस्ट इस स्टेप को देखो, आके खोल के देखो। यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट नंबर है। एक बार रॉड ले लिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, उसकी ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट है। बदलेगा कौन, एक्स। कहाँ से, 0 से शुरू होगा और बढ़ के कैपिटल एल तक जाएगा। समझ में आ रहा है, किसी को इसमें डाउट है? पक्का डाउट नहीं है। देखो मैंने तो कोशिश की तुमको डेरिवेशन लॉजिकली बताने की, वरना जिसको डाउट है थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देख लो तुम। इनफैक्ट तुमको दिखेगा कि बहुत सारे लोग इसको बता दें मैथमेटिकली, ये करो ये करो ये करो। अरे भाई क्यों करो, किसी को लेना देना नहीं है। और बच्चे भी सोचते नहीं है, फिर एग्जाम तक भूल जाते हैं, बोलते सर याद ही नाही रहता, सांगतं तेव्हा कळतं, सांगतं तेव्हा समजतं, कळतं नाही। काय म्हणतात माहिती पोरं, सर तुम्ही शिकवता तेव्हा समजतं, नंतर येत नाही। तुम्हाला ते समजलेलं तर नसतं, तुम्हाला ते माहीत झालेलं असतं। माहिती होणं आणि समजणं दोघांमध्ये अंतर आहे। अच्छा समजलं म्हणजे काम संपत नहीं। नॉलेज को एक्सपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत बड़ा वाक्य बोल रहा हूँ, नॉलेज को एक्सपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिस लगती है। समझा बच्चों? तो तुमको ये नॉलेज तो मिल गया कैसे करने का, लेकिन तुम्हें इसमें एक्सपर्ट बनना है। नाउ प्रैक्टिस इट। 2 बार करो, 4 बार करो, 10 बार करो। किसी को पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, नॉलेज मिल गया। अब वो चलाएगा, बहुत बार चलाएगा, डिफिकल्ट रास्ते से चलाएगा तो एक्सपर्ट ड्राइवर बनेगा, नहीं तो मगधर पड़ेगा। अब बताओ मुझे इंटीग्रेशन क्या कहता है। इंटीग्रेशन कहता है कि बच्चा जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। तो यहाँ पे y कांस्टेंट भैया आओ बाहर, a कांस्टेंट भैया आओ बाहर, l कांस्टेंट भैया आओ बाहर। इंटीग्रेशन में कौन बचा, 0 to l x विथ रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितना 65 है। x की पावर कितनी है बच्चों, 1। बस पावर में एक ऐड करने का, उसी नंबर से डिवाइड करने का। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन, तुम्हारे वेरिएबल की पावर कितनी है 1, उसमें और एक ऐड करते हैं, एक्स रेस टू 2 डिवाइडेड बाई उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, रनिंग फ्रॉम 0 to l। इंटीग्रेशन निकालने आता है। बच्चों को बेवजह इस सिंबल से डर लगता है। वास्तविक देखा जाए तो इंटीग्रेशन जितनी फालतू कोई चीज़ है ही नहीं है। पावर जितनी उसमें एक ऐड करो, डिवाइडेड बाई उस नंबर से करो, एक्स रेस टू n का फॉर्मूला यही है। अब इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कोई बंदा जानता है? नाइस, अपर लिमिट माइनस, लोग x की जगह पे अपर लिमिट लिखो तो l लिखोगे, l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट लिखो, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो? 0 वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा y इंटू ए डिवाइडेड बाय एल इंटू बोलो l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल फॉर्मूला बन गया 1/2 इंटू वाई इंटू ए इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। समझा? सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी ये समझा सबको? किसी को इस फॉर्मूले में कोई त्रास है? नहीं है। अब जो मैं करने जा रहा हूं ना उसको जरा अच्छे बच्चे की तरह देखो। वन ठीक है, 1/2 में बाजू को रखता हूं, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एल का स्क्वायर नजर आ रहा है, उसमें से एक ही एल डिवाइडेड बाई एल, इन सबको मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूं, चलेगा? और जो बचा हुआ एक एल है उसको मैं बाहर लिखता हूं। मैंने क्या किया देखा कि आप लोगों ने, एल का स्क्वायर था, एक एल बाजू को रखा। अब ये जो मिला है यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में जाके गौर से देखो ये कौन है। ये दिख रहा है आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला? कैन यू सी दिस फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ए एल एल इनको इधर लाओ, जैसे आपने ये स्मॉल एफ के लिए किया ना वैसे कैपिटल एफ के लिए इस फॉर्मूले में। तो यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एफ, यानी कि टोटल जो मैक्सिमम फोर्स तुम्हारा अप्लाई हुआ वो। कैन यू सी दिस? तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ इंटू एल। समझा बच्चों? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी।
स्ट्रेन एनर्जी का ये दूसरा वाला फॉर्मूला हो गया, ज़्यादा सस्ते वाला 1/2F/L। ऊपर के फॉर्मूले के कंपेयर में नीचे का फॉर्मूला याद रखना, ज़्यादा सस्ता है। 1/2 टोटल कितना फोर्स अप्लाई किया, उससे टोटल कितना इलॉग्नेशन हुआ, टोटल वायर की लेंथ कितनी बड़ी जमेगा। अब ये जो हमने डिराइव किया रिलेशन, यूज़ किया जिसके लिए इंटीग्रेशन का मेथड, और ये मेथड काफ़ी खतरनाक है। कोई बंदा एक रैंडम मेथड से भी इसका आंसर निकाल सकता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट मैथमेटिकली रॉन्ग इवन। ये मैथमेटिकली गलत भी नहीं है। सेम प्रूफ, ज़रा इधर ध्यान दो मेरे पास। किसी को मैंने बोला बेटा स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है, आप बोलोगे सर जितना काम करते हो उतना होता है। मैंने बोला वर्क डन कितना है, ज़रा मेरे और ध्यान दो, तो आप बोलोगे सर वर्क डन के दो फार्मूले हैं आपके पास। मैंने बोला कौन से 2 फार्मूले हैं, आप बोलोगे सर ज़रा इकडे लक्ष देता है इतना, ये 2 फार्मूले, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये कब यूज करने का, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। दूसरा फार्मूला ये वाला इंटीग्रेशन A to B F into dx, ये कब यूज करने का, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल में भी 2 टाइप का वेरिएबल होता है। मैंने क्या बोला, वेरिएबल में भी 2 टाइप की वेरिएबल होता है। एक होता है कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाला वेरिएबल और एक होता है रैंडमली चेंज होने वाला वेरिएबल। जैसे कोई चीज बदल रही है, लेकिन जब वो बदल रही है वो बदल कांस्टेंट है। आप बोलोगे मतलब क्या कहना चाहते हो, देखो मैंने आपको बोला कि 0 से लेके एक नंबर 10 तक बढ़ रहा है, ऐकता है का 0 से लेके 10 तक बढ़ रहा है, लेकिन जो चेंज हो रहा है, जो बढ़ रहा है वो चेंज कांस्टेंट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 to 10 बढ़ा, हर बार 1 से ही बढ़ा, तो ये कौन सा चेंज हुआ, दिस इज कांस्टेंट चेंज। ये कौन सा चेंज हुआ, वेरिएबल है लेकिन चेंजिंग बाय कांस्टेंट नंबर है, काय बोल लो कळलं का। और दूसरा एक चेंज होता है जिसमें मैंने बोला 0 का 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, तो यहां पे कोई भरोसा नहीं था, रैंडमली चेंज हो गया। बड़ा 0 से 10 ही, लेकिन 0 to 2, 2 से 8 और 8 से 10, और दूसरे में 0 1 2 3 4 करते 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 10। तो दोनों भी वेरिएबल है, हाँ दोनों वेरिएबल है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है बच्चों, एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है और दूसरा रैंडमली इंक्रीजिंग है। फरक कळाला काय म्हणायचे मला, जब कोई चीजें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती हैं तो इस केस के लिए वर्क का और एक फॉर्मूला काम में आ सकता है। आप यही फॉर्मूला काम में ले सकते हो, खाली फोर्स के जगह पे तुम बोलोगे एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो तुम उस केस में एवरेज फोर्स निकाल सकते हो। अब एवरेज कैसे निकालेगा, एवरेज होगा सबसे छोटी वैल्यू प्लस सबसे बड़ी वैल्यू डिवाइड बाय 2। क्या बोलते हैं, मैं करते हैं, इस केस में तुम एवरेज ले सकते हो। तो जब तुम्हारा वैल्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा, यू कैन सिंपली टेक एवरेज। अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के जवाब देना। जब तुमने इस रॉड को एक वजन लटका दिया, इसकी लेंथ मान लो 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक बढ़ी, तो तुमको क्या लगता है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी कि रैंडमली बढ़ेगी? वो 0 से लेके धीरे 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 10 सेंटीमीटर होगा कि 0 से 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, अचानक उड़ी मारेगी 2 पे, फिर बोलेगी नहीं अभी मेरे को नहीं बढ़ना है, 2 सेकंड मेरे को रेस्ट करना है, फिर उसके बाद 2 की डायरेक्ट 8 हो जाएगी, फिर 10 होगी, ऐसी बढ़ेगी या कॉन्स्टेंटली 0 to 10 बढ़ेगी? क्या लगता है? कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी। तुम रबर बैंड को खींचते हो तो कॉन्स्टेंटली बढ़ता है कि अचानक थड़ 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 बढ़ता है? कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तुम्हारा फोर्स एवरेज जो है वो क्या आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से लेके यहां तक, दैट इज एल। एवरेज फोर्स कैसे निकालोगे? शुरुआत का फोर्स कितना था बच्चों, वो 0 प्लस फाइनल फोर्स कितना था, वो F डिवाइड बाई 2 इंटू एल। चलेगा? तो फॉर्मूला क्या बन गया, 0 प्लस F इज F डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 इंटू F इंटू एल। हाँ था। जो प्रूफ तुमने तुम्हारे दिमाग का इतना दही करके निकाला, कैन यू सी दिस? दिख रहा है क्या? अबे दिख रहा है? वही तुम इतना मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अलाउड इन एग्जाम। नॉट मैथमेटिकली रॉन्ग बट देन ऑल्सो नॉट अलाउड। उनका कहना है भैया तुमको 3 मार्क्स दे रहे तो कुछ काम भी तो करो, इतना सस्ता काम करोगे तो तुमको मार्क्स देंगे क्या हम? नहीं। समझा? क्या है एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज कैसा आएगा, सबसे छोटा प्लस सबसे बड़ा डिवाइड बाय 2। समझा?
तो ये जो सस्ते वाला प्रूफ है, ये तुमको मैंने ऐसे ही बता दिया। तुम में से कोई बंदा अगर इसका फॉर्मूला भूल जाए तो इससे भी आंसर ला सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज नॉट अलाउड इन एग्जाम। याद रखोगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? हाँ या ना? कुछ बोला भी तो करो। ओके, अब इस फॉर्मूले को मैं आगे जाके और थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मेट में लिखने जा रहा हूं, तो वो भी देख लेना, चलेगा? चलो बताओ। सबसे पहला मुझे बताओगे तुम लोग, स्ट्रेन एनर्जी का सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो तुमने अभी अभी बताया, y इंटू ए इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एल, यही था। फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, बोलो दूसरा फॉर्मूला, 1/2 एफ इंटू एल, चलेगा? दो फॉर्मूले तुम ऑलरेडी जानते हो। ओके, अब हमारे लिए जितना एनर्जी इंपॉर्टेंट बच्चों, उससे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये शाने लोग एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी बोल देते हैं। हाँ, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी, इन दो वर्ड में फर्क है। इमेजिन करो तुमको दिन भर जिंदा रहने के लिए 1 किलोग्राम चावल की जरूरत है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तुमको अगर मैं सुबह सुबह 1 किलो मस्त बिरयानी दे दूं, वेज बिरयानी, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो मैंने तुमको 1 किलो वेज बिरयानी दे दी। मैंने बोला बेटा आज तेरा दिन भर का काम हो गया, इतने में तू दिन भर जिंदा रह सकता है, तेरे को जितना भी एनर्जी लगेगा दिन भर फंक्शनिंग करने के लिए, इतने में काम हो जाएगा। अबे हाँ या ना? अब तुम सुबह से लेके शाम तक उसको थोड़ा थोड़ा करके खाओ, एक साथ खाना अच्छा नहीं ना, समझा? दिस इज मोर देन इनफ, तुमको जितना चाहिए उससे ज्यादा है। लेकिन मैंने तुमको एक सेकंड ऑफर दे दिया। या ऑफर का ही कहा, मैंने सोचा अपना बच्चा है, 1 किलो से क्या होता है। मैंने तुमको बोला बेटा 5 किलो देता हूं मैं तुमको, 5 किलो, मन भरने तक खाओ। फर्क क्या किया पता है? 1 किलो तो मैं तुमको एक छोटे पॉट में दे देता, लेकिन मैंने शाने ने तुम्हें 5 किलो दी, पूरे एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज की प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट करके। मतलब तुमको एक एक दाना ऐसा वो पंछी की तरह गिन गिन के खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है तुमको? अब हो सकता है कि इसको खाने के लिए तुम्हें इतना एनर्जी लगे, क्योंकि एक दाना उठाना, फिर उसको खाने का, फिर दूसरा ढूंढने का, उसको खाने का, तुमको लगेगा कि तुम पंछी बन गए। क्या लगता है इस दोनों केस में तुम्हें कौन सी ऑफर मेरे हिसाब से तैयार होगी? तुम बोलोगे सर ये चलेगा, मैं कहूँ तुम बोलोगे सर यही दो। कौन ग्राउंड इतने साइज की प्लेट में जाके एक एक दाना चुन चुन के खाएगा? ग्राउंड भी छोटा लगे तो पूरे सिटी के साइज का बनाता हूँ, नासिक के साइज की प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट, और उस प्लेट में एक दाना तुम्हारा चावल का तो दूसरा ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे पड़ा हुआ है। और इतनी बड़े साइज में तुम्हारा खाली महज मला खरंच विचारायचं एक प्रश्न, आणि एकदम सिरियसली विचारायचं आहे। राग आलाय मला, तर मी तरी कंट्रोल करून विचारतो। इथे प्रत्येक काम करण्यासाठी वेगवेगळी माणसं आहेत की नाही? मलाच का विचारता? तुमच्याकडे फिजिक्सचे सर आहेत, सॉरी मॅडम आहेत, केमिस्ट्रीच्या मॅडम आहेत, बायोच्या मॅडम आहेत, मॅथ्सचे सर आहेत, 4-4 लोक आहेत जे तुम्हाला हे सांगतात। तुमच्याकडे 4-4 कोचेस आहेत की नाही? त्यांचं काम तुम्ही मला का विचारतात? ज्या प्रश्नाचं उत्तर मी देऊ शकत नाही, जे काम मी करत नाही, त्यांना भेटायचं, त्यांना विचार। तुम्हाला किती वेळा सांगितली, सवय लावा। तुमची फीस, तुमची प्रेझेंटी, ॲब्सेंटी, अरे मग तुमचं काम आहे नंतर जायचं, भेटायचं 4-4 वेळा। तुम्ही दररोज येतात, दररोज भेटायचं, दररोज असतात ते इथेच, बरोबर है कि नहीं? लेकिन तुम अगर उनका काम मुझे पूछोगे तो क्या होगा पता है? तुमको कभी आंसर मिलेगा ही नहीं।
तुम मेरे को पूछ सकते हो कौन से क्वेश्चन, सर फिजिक्सचं लेक्चर कधी घेणार आहे, सर हा चॅप्टर कधी कंप्लीट करणार आहे, सर हा सिलेबस या क्वेश्चंस कधी घेणार आहे, बरं की नहीं। केमिस्ट्री के टीचिंग के बारे में रोटे सर से पूछो, मैथ्स के टीचिंग के बारे में नाहर सर को पूछो, बायो के टीचिंग के बारे में रोहन सर को पूछो। इनके पेपर, इनकी सिलेबस, इनके एग्ज़ाम, इनके डाउट्स तुम्हें अगर कुछ है तो दोनों को पूछो, उनको भी पूछ सकते हो, हमको भी पूछ सकते हो। ये बाकी की चीज़ें उनको पूछो, सर आमचं फीस कधी, आमचं प्रेझेंटी, आमचं ॲब्सेंटी, आमचं मागचं हे, आमचं ते। नीता मैडम को पूछो, वहाँ पे शिरसाट मैडम है उनको पूछो। हर काम के लिए अलग अलग लोग के सारे क्वेश्चन मेरे को आके क्यों पूछते हो, बराबर है कि नहीं। और फिर इसके बाद बाकी के जो सब्जेक्ट है उनके लेक्चर कब होंगे, क्या होंगे, वो मुझे पूछो, वो झनकर सर को पूछो, तुम्हारे प्रिंसिपल है। तो तुम सारे क्वेश्चन मुझे ही आके पूछोगे तो कैसे चलेगा, समझा। सर आम्हाला इथे थोडंसं इनडिसिप्लिन बिहेवियर करायचं आहे, इकडे पळायचं आहे, तिकडे पळायचं आहे, उड्या मारायच्या आहेत, असं आम्ही करू का? झनकर सरांना जाऊन विचारा, बरोबर आहे की नाही। सर आम्ही गैलरी जाऊन टाइमपास करू शकतो का? झनकर सरांना विचारतो। हर चीज़ के लिए ना इधर कितने लोगों का स्टाफ कितना है, कभी गिना है तुम लोगों ने, बराबर है कि नहीं, बराबर है। 12-15 लोगों का स्टाफ है, सारे क्वेश्चन आके प्रशांत पाटिल को पूछते हो, कुछ शर्म तो करो बेशर्मो। आता परत जर तू मला विचारला ना मी तुला फटके देईल, बस लक्षा। तो मुझे बताओ इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? अंतर ये है कि यहाँ पे वो 1 किलो चावल तुम्हें इतने इतने पॉट में दे दिए तो वो तुम्हारे लिए सीधा सीधा यूजफुल है। एक बहुत बड़े साइज के प्लेट में दिया हुआ नॉलेज कुछ काम का नहीं है। मैंने तुमको कल बोला नॉलेज मतलब जो भी कुछ है, बराबर कि नहीं। उसी तरह से तुम्हें पता है जब सोने की खदान मिलती है तो उसमें सोना कितना होता है, सोना गोल्ड, उसमें सोना मिलता है, मान लो 10 किलो गोल्ड मिल गया तुमको, 50 किलो गोल्ड। मैंने बोला 50 किलो गोल्ड की एक मायने तुमको दे दी, तुम सुन के खुश हो गए। अब मैंने बोला लेकिन वो 50 किलो गोल्ड है ना 5000 एकड़ में फैला हुआ है और उसको निकालना पड़ेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके तुमको वो मिलेगा। अब तुम्हारे में से जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो कैलकुलेशन करके देखेगा एक्सट्रैक्शन कॉस्ट सब कुछ, फिर पता चला कि वो गोल्ड निकालने के लिए पर ग्राम खर्चा ही 80,000 रुपये आ रहा है, जबकि मार्केट में 50,000 में बिक रहा है। तो निकाल के फायदा क्या है, मत निकालो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अबे हाँ या ना। तुम्हें पता है बिटकॉइन एक नया टाइप का करेंसी है, तुम उसको खुद माइन कर सकते हो, खुद बिटकॉइन बना सकते हो घर में बैठ के, बराबर है। बिटकॉइन माइनिंग की एक प्रोसेस है, उसके लिए तुम्हें बहुत हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन का पीसी लगता है। ये पीसी काम कर सकता है, उसके लिए बहुत हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन का है, ऐसा पीसी लगता है। इसको 24 आवर काम को लगा देने का कुछ सर्टन प्रोग्रामिंग है, वो बिटकॉइन माइनिंग करता है और बिटकॉइन तुम्हारे लिए दे सकता है। अब तुम साल भर बिटकॉइन माइनिंग करोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आया, उसका मेंटेनेंस, उसका कॉस्ट कितना आया, ये सब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने 25,000 का बिटकॉइन माइन कर लिया और 70,000 रुपया उसको बनाने का खर्चा आया, तो वो बिटकॉइन तुमको परवड़ेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा, सिंपली तुमने 25,000 की चीज़ 70,000 में खरीद के रखी हुई है। अब तुम्हें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि कल इस 25,000 जो तुम्हें 70,000 जो तुम्हें खर्चा आया है और आज की डेट में वो 70,000 खर्चा करके तुम्हें वो चीज़ कितने रुपए की पड़ी, 25,000 की पड़ी है। मतलब आज बेचने जाओगे तो 25 में बिकेगा, तो यू हैव टू वेट टिल उसकी कीमत 70,000 या उसके ऊपर जाए। वही तुम ग्राम का गोल्ड का जो मैंने एग्जाम्पल बोला ना, कि मान लो तुमको खुद की गोल्ड की खान मिल गई, तुमने उसका खर्चा भी किया, तुमको 1 ग्राम गोल्ड 70,000 रुपये पड़ा। 1 ग्राम गोल्ड में बोल रहा हूँ, सॉरी 10 ग्राम गोल्ड 70,000 रुपये में, जबकि मार्केट में आज उसकी कीमत कितनी है, 50,000 है। आज तुम बेचने जाओगे तो तुम्हारा लॉस होगा, तुम्हारी कंपनी के साथ तुम खुद डूब जाओगे, बैंक करप्ट हो जाओगे, बराबर है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट टिल द प्राइस बिकम मोर देन 70,000, बराबर है कि नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसी तरह से हर चीज में कुछ कॉमन सेंस होता है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना स्टोर हुआ ये हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, उससे ज़्यादा एक टर्म है जो हम 2 साल बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारी जगह पे यूज करेंगे, और जो टर्म है उस टर्म का नाम है एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम है बच्चों उस टर्म का, बोलो, एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम है उस टर्म का, एनर्जी डेंसिटी। अब क्या होता है तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी? डेंसिटी जानते हो, हमने मास डेंसिटी इसके पहले पढ़ के रखा है। एक्चुअली उसको हम लोगों ने खाली डेंसिटी बोला था, खाली डेंसिटी नाम का एक टर्म इसके पहले पढ़ चुके हैं, जिसका नाम रखा था हम लोगों ने मास पर यूनिट वॉल्यूम। जानते हो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको क्या बोलते थे तुम आज तक? सिर्फ डेंसिटी 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 बोला करते थे। जानते हो, तुमने सुना है व्हाट इज मास, व्हाट इज डेंसिटी? आज तक तुमको जो डेंसिटी वर्ड पता है उसका मतलब क्या है? एक वॉल्यूम का मास,
तुमने कोई भी सब्सटेंस लिया, उसका एक वॉल्यूम लिया, उसका वजन किया, तो उसके वजन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी डेंसिटी। आज तक जिसका नाम तुमने डेन्सिटी रखा था, आता त्याचं बारसं आहे. आज आपण त्याचं नाव बदलतोय. आजपासून नाव त्याचं डेन्सिटी नाही, आजपासून त्याचं नाव मास डेन्सिटी. काय नाव ठेवलं आपण त्याचं नाव? मास डेन्सिटी. काय नाव ठेवलं त्याचं आपण? मास डेन्सिटी. काही पुस्तकात अजून जास्त अपग्रेड करून आपण याचं नाव व्हॉल्यूम मास डेन्सिटी पण ठेवलेलं आहे. तर आपण याचं नाव वॉल्यूम मास डेंसिटी ठेवणार. सो व्हाट इज मास? वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम का मास. तो उसी तरह से जैसे आप मास अपन वॉल्यूम करते हो, मैं एनर्जी अपन वॉल्यूम कर सकता हूँ. इसका नाम होगा एनर्जी डेंसिटी. सो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? इट इज एनर्जी. कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? टिपिकली स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वो स्ट्रेन एनर्जी जिस वॉल्यूम में स्टोर हुआ वो वॉल्यूम. तो इसको बोलेंगे आप एनर्जी डेंसिटी या सिंपली स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. क्या नाम रख सकते हो तुम इसका? बोलो जल्दी से. स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो जितनी भी कहानियां मैंने तुमको समझाई वो ये बताने के लिए थी बच्चों कि एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टर्म होता है? एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है बच्चों? एनर्जी डेंसिटी. एक वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, समझा? तो तुम जब खाना खाने की बात करते हो तो इतने पॉट में तुमको 1 किलो चावल मिल गया तो तुम्हारे काम का है. 5 किलो चावल दिया लेकिन पूरे 1000 एकड़ 2000 एकड़ में पसार के दे दिया तो कुछ काम का ही नहीं है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनर्जी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनर्जी. एनर्जी डेंसिटी समझा क्या है? बोलो एनर्जी डेंसिटी स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, ऊपर का फॉर्मूला जानता हूँ मैं, 1/2 बोलो फोर्स इंटू इलॉग्नेशन. नीचे है आपका वॉल्यूम. अब हम बात कर रहे थे किसकी? एक रॉड की. रॉड की बात कर रहे थे ना हमने, फॉर्मूला रॉड के लिए बनाया. रॉड का शेप अगर देखा जाए, कोई भी वायर भी देखते हो ना, तुम जूम करके देखोगे किसी वायर को तो इसी तरह दिखेगी आपको. मतलब है क्या? वो एक सिलेंडर है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो πr² है और इसकी हाइट h है. तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जो तुमने 10th में पढ़ के रखा है वो πr² h है. लेकिन हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ πr² a बोलेंगे और इंस्टेड ऑफ हाइट ये हम लोग कैपिटल L बोलेंगे. दैट इज ओरिजिनल लेंथ. तो इसका वॉल्यूम हो गया a इंटू कैपिटल L. चलेगा मेरे प्यारे बच्चों? अभी हाँ या ना? क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एफ, और a में उसको डिवाइड करने को देता हूँ, स्मॉल l और कैपिटल L में उसको डिवाइड करने को देता हूँ. और मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग अगर सही से का फंक्शन कर रहा है तो तुम ये दोनों के नाम बता सकते हो मुझे. व्हाट इज f अपॉन a? बताओ बताओ. लॉन्जिट्यूनल, ये लेंथ की बात हो रही है इसलिए लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस. लेट मी राइट इट ओनली से स्ट्रेस फॉर सिंप्लिसिटी. व्हाट इज स्मॉल l अपॉन कैपिटल L? लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेन. तो नसतो, तो स्ट्रेन असतो. स्ट्रेन. समझा? तो फॉर्मूला बन गया तुम्हारा तीसरा. क्या फॉर्मूला है बच्चों? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. डू यू अंडरस्टैंड? एनर्जी डेंसिटी या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इसका नाम क्या है? एनर्जी डेंसिटी या फिर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एक वॉल्यूम की स्ट्रेन एनर्जी. फॉर्मूला क्या है? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. खत्म. अगर मैं तुमको बोलूं कि बेटा इसको और अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या, तो हाँ, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस. स्ट्रेस बेसिकली कौन सा स्ट्रेस है? ये लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस. और स्ट्रेन भी कौन सा है? लॉन्जिट्यूनल. मैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने वो यल लिखा नहीं है, तुमको लिखना है तो तुम लिख सकते हो. तो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेन. अब देखो, किसी रॉड को जब तुम नीचे से कोई वजन लटकाते हो ना बच्चों, तो लेंथ कितने से बड़ा और उससे स्ट्रेन फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी होता है. यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है मटेरियल का. तो मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले में से स्ट्रेस हटा देता हूँ. फॉर्मूले का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, बेचारा फॉर्मूला अच्छा फील करेगा. स्ट्रेस अच्छा नहीं है ऐसा भी, बराबर कि नहीं? इसको इधर लाऊं तो मेरे को स्ट्रेस का फॉर्मूला मिलेगा. क्या है स्ट्रेस का फॉर्मूला? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. और ये फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ. तो मेरा जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बच्चों? एनर्जी डेंसिटी का, या फिर यू में से स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का. वो क्या हो जाएगा? 1/2 स्ट्रेस की बजाय मैं क्या लिखूंगा? उसकी वैल्यू क्या है बोलो तो? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन.
ये किसकी वैल्यू डाली मैंने? खाली स्ट्रेस की। इनटू बाजू में कौन है बच्चों? बाजू में ऑलरेडी स्ट्रेन है। तो फॉर्मूला तुम्हारा बन गया 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो दिस फॉर्मूला जो अभी आपने देखा, ये उसका स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले को यूजुअली यू सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उसका एक फार्मूला था, क्या था? 1/2 स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस। दूसरा फार्मूला अब बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे बता तो मुझे बोलो, जल्दी से बोलो क्या है दूसरा फार्मूला? 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू बोलो स्ट्रेन का स्क्वायर। चलेगा? तो दो फार्मूले तुम्हें समझ में आ गए। किसी बच्चे के माइंड में सवाल आएगा, सर व्हाट इफ आई नो द स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस पता होगा तो क्या? तो क्या तुम इसी फार्मूले से स्ट्रेस के लिए भी फार्मूला बना सकते हो? बना सकते हो, हाँ बना सकते हो। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या लिखा है? y इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा? बताओ मुझे, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, करेक्ट, बरोबर ना? और तुम इस फॉर्मूले में स्ट्रेन की जगह पे स्ट्रेन का वैल्यू डालो, तो u इक्वल्स टू 1/2, स्ट्रेस को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन स्ट्रेन में हटा रहा हूँ, और स्ट्रेन की जगह पे मैंने स्ट्रेन का वैल्यू डाला जो कि है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, बरोबर बच्चों? ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 1/2 बोलो स्ट्रेस का स्क्वायर होगा, और डिवाइड बाय क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस। तो दिस इज थर्ड फॉर्मूला ऑफ यू। ये तुम्हारा यू का तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो तीन फॉर्मूले तुम्हें मिले, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। तो एनर्जी डेंसिटी के 3 और एनर्जी के 2, ऐसे कितने फॉर्मूले पढ़ा दिए मैंने तुमको अभी? 5। अब ये जो फॉर्मूला या ये जो भी चीज़ें मैंने तुमको अभी पढ़ाई समझाई, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशनल पार्ट है बच्चों डेरिवेशन का। लुक यू कैन रीड हियर, ये डेरिवेशन जो है अपना कॉन्सेप्ट का नाम क्या है तुम्हारा? स्ट्रेन एनर्जी। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय अ वायर ड्यूरिंग इलॉग्नेशन बाय स्ट्रेचिंग द फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। वायर को जब स्ट्रेच करते हो तो जो एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है देखो, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा, और फिर इस फॉर्मूले से यफ का फॉर्मूला बनाया, कैपिटल यफ का। ठीक है बच्चों? फिर यहाँ पे उसके बाद स्मॉल यफ का फॉर्मूला बनाया। चेक करो दोनों एक ही है। फर्क क्या था? वायर का जो फोर्स लेंथ था वो 0 से लेके स्मॉल यल तक बढ़ा था, और फोर्स 0 से लेके कैपिटल एफ तक का बढ़ा था। और हमने इंटरमीडिएट एक पॉइंट लिया था जहाँ पे लेंथ x हो गई थी और फोर्स एफ हो गया था। फर्क नहीं? जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो कोई वायर है, 0 से लेंथ उसकी शुरू हो गई और उसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर तक बढ़ रही है, ठीक है? फोर्स मान लो उसका 0 से शुरू हो गया, मान लो 20 न्यूटन तक बढ़ रहा है। तो इन बिटवीन कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो तुम लोग, जहाँ पे लेंथ ना तो 0 सेंटीमीटर है ना तो 10 सेंटीमीटर, 0 to 10 के बीच में कुछ भी है, और फोर्स भी कॉमन सेंस है, 0 और 20 न्यूटन के बीच में कुछ भी होगा, बरोबर है? अभी हाँ या ना? तो हमने बोला था ना ये, तो इसके लिए हम लोगों ने सेम फॉर्मूला लिखा है, खाली एफ की जगह पे एफ हो गया और यल की जगह पे एक्स हो गया, बाकी तो चीजें सेम है। फिर इसके बाद क्या लिखा? इसके बाद चेक करो क्या लिखा है डेरिवेशन में। अभी आपको फास्ट समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको एकदम बच्चों की तरह पढ़ने की जरूरत है। छोटा वर्क का फॉर्मूला लिखा, एफ की जगह पे उसका वैल्यू डाल दिया, टोटल वर्क का फॉर्मूला निकाला, 0 to L dw, दिख रहा है आपको? पूरा कैलकुलेशन किया जैसे मैंने आपको करके दिखाया ऑलरेडी, ओके। और फॉर्मूला आ गया आपका वर्क इज इक्वल टू 1/2 FL। लेकिन मैंने तुमको बोला ये जो वर्क है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। 1/2 F को लोड और L को एक्सटेंशन लिखते हैं, लिखा है। लोड मतलब कितना फोर्स लगा है, L मतलब वायर कितने से बढ़ा। और फिर क्या बोला यहाँ पे फाइनली उन्होंने जाके कि दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, सो स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू दिस वर्क इक्वल्स टू दिस 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन, समझा? फिर उसके बाद क्या निकाला? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू सिंबल से वैसे इसको रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे भले लिखा ना हो। क्या फॉर्मूला था? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ वायर। सिंप्लीफाई करके उसका भी फॉर्मूला निकाला, और फिर उस फॉर्मूले को देखो, पहला लिखा इस फॉर्मूले में कौन से फॉर्म में? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दूसरा लिखा इस फॉर्मूले में कौन सा? 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर। और तीसरा लिखा इस फॉर्म में 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। चलेगा? सो शुड आई कंसिडर दिस टॉपिक इज ओवर? ये थ्योरी पार्ट तुम पढ़ लोगे, इसमें थ्योरी था ही नहीं, मोस्टली कैलकुलेशन पार्ट था जो मैंने आपको बड़े शिद्दत से अच्छे से समझा दिया है, ओके। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्डनेस, और फिर उसके अगले वाला टॉपिक
बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक इस चैप्टर का बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद के 2 दिन हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।